बिजनेस पर्सन्स और आईटी प्रोफेशनल्स आजकल एक नाम बहुत ज़्यादा सुनते होंगे ईआरपी। ईआरपी ऐसे सॉफ्टवेयर्स बिजनेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी पर बात करूंगा। हम देखेंगे कि ईआरपी सिस्टम जो हैं वो क्यों मार्केट की ज़रूरत बन चुके हैं, ईआरपी सिस्टम्स हैं क्या, क्यों ज़रूरत पेश आई ईआरपी सिस्टम्स बनाने की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंचे। वीडियो शुरू करते हैं। ईआरपी सिस्टम्स पर बात करने से पहले मैं आपको पिछली सदी के अंदर लेकर जाना चाहूँगा। 70s 80s के अंदर जब कंप्यूटर पीसी कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट हो चुका था, पर्सनल कंप्यूटर जो आजकल हम हर जगह उसका इस्तेमाल है। कंपनीज के अंदर जाएं, ऑफिस के अंदर जाएं, घर के ऊपर भी हम अब कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं। तो 70-80s के अंदर 80s के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी पकड़ चुके थे पीसी सिस्टम्स। तो पीसी सिस्टम से पहले एक और हाइपोथेटिकल एनालिसिस करते हैं कि जब कंप्यूटर इन्वेंट नहीं हुआ था, बिजनेसेस के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल स्टार्ट नहीं हुआ था, तो कंपनीज जो हैं वो किस तरीके से काम करती थी। अब अगर एक कंपनी ने अपना बिजनेस का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है तो वो क्या करती रही होगी। ऑब्वियसली हर किसी को पता है, हम पुरानी मूवीज़ के अंदर देख चुके हैं, बुक्स के अंदर पढ़ चुके हैं और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, बहुत सारे लोग तो जानते भी हैं कि सब कुछ मैनुअल पेपर वर्क होता था। पेपर वर्क के अंदर रजिस्टर और बुक्स के अंदर जो बिजनेस पीपल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया करते थे। तो इमेजिन कीजिए कि उन बिजनेस बुक्स को और उन पेपर्स को मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। फिजिकल रूम रिक्वायर होता था जिसको रिकॉर्ड रूम बोला जाता था, जहाँ पर फाइल्स की स्टैकिंग की जाती थी। रजिस्टर्स पड़े होते थे बड़ी बड़ी जो शेल्फ हैं उनके अंदर, और एक पूरा जो रूम है कंपनी एलोकेट कर देती थी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। अब यहाँ पर जो इंसान है, जो बिजनेस पीपल्स हैं, उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा, हम इसको इमेजिन करते हैं। अब मान लीजिए कि एक रूम के अंदर एक रिकॉर्ड रूम है, वहाँ पर बहुत सारा पेपर पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो उसकी सिक्योरिटी का सवाल पैदा हो जाता है कि इस रिकॉर्ड रूम को सिक्योर कैसे किया जा सके। और दूसरे नंबर के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अगर रिट्रीव करनी है तो इमेजिन कीजिए कि कितना टाइम दरकार होगा। अगर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर कोई रिकॉर्ड फाइंड करना है तो पहले उस रूम के वो अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको वो फाइल ढूंढनी पड़ेगी। उस फाइल के अंदर फिर पर्टिकुलर पेज जो है वहाँ पर जाने के बाद वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर मान लीजिए 5-10 साल का रिकॉर्ड्स वहाँ पर पड़ा है तो एक और भी चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। अब कंप्यूटर इन्वेंट हो चुका था तो बिजनेस एक्सपर्ट और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स उन्होंने सोचा क्यों ना हम पीसी जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर को बिजनेस के अंदर शामिल करें और बिजनेस की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें। तब इंट्रोड्यूस हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल मुतारिफ कराया दुनिया के अंदर। कुछ और भी एप्लीकेशंस थी, आईबीएम वगैरह ने भी लोटस के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो एक्सेल हमारी लाइफ के अंदर आ चुका था 80s के अंदर। अब एक्सेल ने बहुत ज़्यादा काम को एफिशिएंट कर दिया। अब क्या होने लगा कि जितना भी रिकॉर्ड्स है वो सारा एक्सेल में मेंटेन होने लगा। मान लीजिए एक कंपनी है अपनी, वो सेल्स का रिकॉर्ड रखना चाह रही है, पूरे मंथ की सेल्स का रिकॉर्ड रखना चाह रही है, तो एक वर्कबुक वो क्रिएट करेंगे उस पर्टिकुलर मंथ की, और उसके अंदर डे वाइज फॉर एग्जांपल शीट्स बना लेते हैं। ऑल्दो कि प्रैक्टिसेस डिफरेंट होंगी, मैं हाइपोथेटिकली एक बात कर रहा हूँ। तो डिफरेंट शीट्स के अंदर डे वाइज शीट्स बना ली गई डेट वाइज, और 30 शीट्स जो हैं वो एक वर्क बुक के अंदर फॉर एग्जांपल बन जाती होंगी, और वहाँ पर हर शीट के अंदर डेली की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो उसके अंदर रिकॉर्ड कर लेंगी। अब अगर कोई रिकॉर्ड सर्च करना है तो एक्सेल के अंदर सर्चिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, प्रोफेशनल क्या करेगा कि वो उस पर्टिकुलर वर्क बुक को ओपन करेगा जिस भी मंथ की, और उसकी डेट, जिस डेट का रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहा है वो उस डेट की शीट के अंदर जाएगा और उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करेगा। इस तरह इंफॉर्मेशन की एक्सेस काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। लेकिन यहाँ पर मज़ीद अभी चैलेंजेस का सामना था
बिजनेस पीपल्स को और एक्सपर्ट्स को, वो ये कि इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो सकती थी अभी स्टेज के ऊपर। मान लीजिए ये जो अभी मैंने एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश की, मान लीजिए कि उस कंपनी के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 10 लोग हैं। अब 10 के 10 लोग जो हैं वो एक्सेल शीट के ऊपर काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपस में शेयर भी करना चाह रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन को कंपाइल भी करना चाह रहा है, तो कितना ये चैलेंजिंग प्रोसेस होगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। इसके साथ साथ फिजिकल पेपर से, रिकॉर्ड रूम से सारा डाटा जो है वो एक छोटी सी हार्ड डिस्क के अंदर तो आ गया, लेकिन स्टिल वो रिकॉर्ड रूम आपका वैसे का वैसे ही है। फिजिकल रिकॉर्ड रूम से हार्ड डिस्क के अंदर जो आपका रिकॉर्ड रूम आ गया वो वैसा ही रिकॉर्ड रूम है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर 5-10 साल का डाटा है तो 5-10 साल डाटा को मेंटेन करने के लिए एक्सेल को कितनी फाइल्स बनानी पड़ी होंगी और कितनी उसके अंदर शीट्स होंगी, और उस शीट्स के अंदर से डाटा को एक्सेस करना, फाइंड करना आल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो बिजनेस एक्सपर्ट्स जो हैं, बिजनेस एनालिस्ट जो हैं और आईटी जो एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम कर रहे थे। कंप्यूटर चूंकि इन्वेंट हो चुका था तो फिर मार्केट के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रोड्यूस की गई, वो इन्वेंट की गई, वो मुतारफ़ करवाई गई। लाइक जावा, उस ज़माने के अंदर अगर मैं 90s की बात करूं या 80s की बात करूं, जावा के साथ साथ फॉक्स प्रो हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन कबोल स्पेशली बहुत ज़्यादा बिजनेस मार्केट के अंदर वो पॉपुलर था। तो ये लैंग्वेजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि इनको यूज़ करते हुए बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम किया जा सके। और सेंट्रलाइज्ड डाटा को करने के लिए डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ओरेकल कारपोरेशन ने ओरेकल के नाम से डेटाबेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, माइक्रोसॉफ्ट ने, और इसके अलावा IBM ने बहुत सारी डेटाबेसेस मार्केट के अंदर आ गई फॉर डाटा स्टोरेज। तो कंपनीज ने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स की डिमांड बढ़ने लगी। कंपनीज ने सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर्स को हायर करना शुरू किया कि वो उनके लिए सिस्टम्स बनाएं और डायनामिक किस्म के सेंट्रलाइज्ड एक डेटाबेस क्रिएट करें जिसके अंदर वो अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें। तो प्रोफेशनल्स ने, IT प्रोफेशनल्स और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन्होंने कंपनीज के लिए MIS सिस्टम्स बनाने शुरू किए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स ने MIS सिस्टम्स जो हैं वो कंपनीज के लिए बनाने शुरू किए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये टाइमली जो है वो बड़ा क्विकली और फास्टली जो है वो रिकॉर्ड सर्चिंग की और डाटा की एक्सेस प्रोवाइड करते थे, और इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉइज़ के अंदर और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन भी शेयर होने लगा और काफ़ी मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होने लगा। हर कंपनीज ने अपने अलग से IT डिपार्टमेंट जो हैं वो क्रिएट किए जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स को हायर करना शुरू किया। फिर आया ज़माना जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस करवाया गया। इंटरनेट जब इंट्रोड्यूस करवाया गया उसने टोटली मार्केट के अंदर बिजनेस के मीनिंग को ही बदल डाला। ये वो टाइम था जब टोटली हर चीज़ बिजनेस की जो फिलॉसफी है इंटरनेट ने उसको चेंज करके रख दिया। क्योंकि जो आपका बिजनेस मार्केट है वो पहले अगर किसी लोकल एरिया के अंदर था या किसी सिटी के अंदर था या फिर एक कंट्री के अंदर फैला हुआ था, अब वो अचानक से यकायक वो फैल कर पूरी दुनिया के अंदर फैल गया और ग्लोबल विलेज बन गया। पहले ये होता था कि जो कस्टमर है वो सप्लायर के पास जाता था और उसे कहता था जी कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मुझे प्रोड्यूस करके दे, और उसके साथ प्राइस निगोशिएट वगैरह करके तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। अब होने ये लगा इंटरनेट इंट्रोड्यूस होने के बाद कि सप्लायर जो है वो कस्टमर के पास जाने लगा और उसे कहने लगा कि मार्केट से तुम इस प्राइस के ऊपर ले रहे हो, मैं तुम्हें कम प्राइस के ऊपर देता हूँ। तो मान लीजिए अगर एक कंपनी के 5 कंपेटिटर्स थे तो अचानक से वो बढ़ के शायद 5000 या फिर 50,000 हो गए। क्योंकि उसकी अगर रियल एग्जांपल देखें तो
चाइना हम सब जानते हैं कि वो दुनिया की हर चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है और वो हर कंट्री के अंदर एक कंपेटिटर के तौर पर जाना जाता है, हर कंपनी के लिए वो कंपेटिटर बना हुआ है और बहुत कंपैरेटिव प्राइसिंग के ऊपर बहुत चीपर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर फेंक देता है। इसके साथ साथ जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बढ़ने लगी। अब कंपनीज ने ये सोचना किया कि अगर मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो कम रेट के ऊपर सस्ती चीज़ें देनी पड़ेंगी और अपनी कॉस्ट को बचाना पड़ेगा। उसको सस्ता करने के लिए जितने भी लूप होल्स हैं बिजनेस के अंदर उनको ओवरकम करना पड़ेगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो अननेसेसरी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए, रॉ मटेरियल को मैनेज करने के लिए जो इतनी फोर्स रखी हुई है और जो इन्वेंटरी मैनेज करने की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो ही कस्टमर को हम जो चीपर रेट्स के ऊपर कंपैरेटिव प्राइसेस के ऊपर दे सकते हैं और हम डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल कर सकते हैं। फिर अगर परचेजिंग करनी है तो टाइमली परचेजिंग चाहिए, टाइमली रॉ मटेरियल चाहिए, तो एफिशिएंट सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। और चूंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं तो अकाउंटिंग पीपल्स को कोई ऐसे सॉफ्टवेयर देने पड़ेंगे कि जो इंटीग्रेटेड हों और बहुत ईजी टू यूज़ होंगे, तो ही ये काम चलेगा। तो जो बिजनेस एनालिस्ट हैं वो उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि हम ये जो सारे काम हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वेंटरी को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उन्होंने दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, CFO हैं और भी जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई, बेस्ट प्रैक्टिसेस तैयार की कि इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर फॉलो किया जाए तो बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी लाई जा सकती है और इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको एड्रेस किया जा सकता है। एक तो ये बात होगी कि बिजनेस जो प्रैक्टिसेस हैं उनको मार्केट के अंदर लेकर आया जाए। तो इन बिजनेस प्रैक्टिसेस को सॉफ्टवेयर्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो इन बिजनेस प्रैक्टिसेस के बेसिस के ऊपर काम करते हैं वो ERP सिस्टम्स कहलाते हैं। मेरे ख्याल से बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया कि ERP सिस्टम्स है क्या और उसकी डेफिनेशन बताया। अब ये जो कैसे पता चलेगा कि ERP सिस्टम्स और MIS सिस्टम्स के अंदर क्या फ़र्क है, वैसे तो आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत ही उसकी प्रिसाइज डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन बिल्कुल एक लेमैन की तरह क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि एक वर्कशॉप के अंदर एक इंजीनियर या फिर एक मैकेनिक एक व्हीकल प्रिपेयर करता है। तो वो जब व्हीकल आपके सामने आता है तो आप उसको देखते हैं, तो अगर वो किसी कार से मुशाबत नहीं रखता, किसी बस से मुशाबत नहीं रखता, किसी ट्रक से मुशाबत नहीं रखता, तो आप कभी भी उसको कार नहीं बोलते। जब आप रोड के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट किस्म के व्हीकल जो है मूव कर रहे हैं, आप कार को देखने के बाद एनालाइज कर लेते हैं कि ये कार है, और जब बस को देखते हैं तो आप एनालाइज कर लेते हैं जी कि ये बस है। वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि जो बिजनेस पीपल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने हमें बता दिया कि आप उसी व्हीकल को, उसी मशीन को कार बोलेंगे जिसके अंदर ये कार वाली पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। आप उसी मशीन को, उसी व्हीकल को बस या ट्रक बोलेंगे जिसके अंदर बस वाले फीचर्स डाले जाएंगे और जिसके अंदर ट्रक वाले फीचर्स डालेंगे। वो मैकेनिक ने जो चीज़ प्रोड्यूस की है, आल्दो वो चलती बिल्कुल कार की तरह है, थोड़ी बहुत मुशाबत भी कार की तरह रखती है, लेकिन वो कार नहीं है। वो हम उसको मशीन तो कह सकते हैं, हम उसको व्हीकल तो कह सकते हैं, लेकिन हम उसको कार नहीं बोल सकते। सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं MIS सिस्टम्स के ऊपर और ERPs के ऊपर। MIS सिस्टम जो हैं वो सॉफ्टवेयर तो हैं, लेकिन जब तक उनके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जो दुनिया ने इंट्रोड्यूस करवाई है, जो एक्सपर्ट्स ने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो हम उसको MIS सिस्टम्स बोलेंगे, लेकिन उसको ERP सॉफ्टवेयर्स नहीं कह सकते। ERP सॉफ्टवेयर्स वही होगा जिसके अंदर जो फीचर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए होंगे। अब ERP की थोड़ी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का ये एब्रीवेशन है ERP। इंटरप्राइज मीन बिजनेसेस
रिसोर्स मीन किसी भी कंपनी के रिसोर्सेज, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उन्होंने मशीन्स लगा रखी हैं, तो वो जो मशीन्स हैं वो कंपनी के रिसोर्सेज हैं। अगर डिलीवरीज वगैरह के लिए कुछ व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो व्हीकल रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन्स हैं तो ह्यूमन्स भी कंपनी के रिसोर्सेज हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी जो आ रही है वो भी कंपनी का रिसोर्स है। और अगर हम फाइनेंस के अंदर चले जाएं तो कैश जो है वो भी कंपनी का रिसोर्स है। तो बिजनेस पीपल्स ने, बिजनेस एक्सपर्ट्स ने, बिजनेस एनालिस्ट ने कहा कि कोई भी कंपनी अपने रिसोर्सेज को अगर बेटर प्लान कर सकती है तो इन सारे प्रॉब्लम्स को जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किए इनको ओवरकम किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है। इन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू उसके अंदर ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं ये इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तब उस सिस्टम को, उस सॉफ्टवेयर को हम ERP सॉफ्टवेयर बोलेंगे। अब वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, ERP के कौन से फीचर्स होते हैं, इसको जानने के लिए एंड में मैंने और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा अपनी उस वीडियो का, उसको ज़रूर देखिएगा। आपको ERP की डिटेल जो हैं वो फीचर्स के बारे में काफ़ी हद तक उसमें आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।